द्वादश के बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय है गुप्त ख्याति। नए साझेदार के प्रवेश के समय कभी कभी ख्याति की राशि के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं होती। साझेदारी समझौता और प्रश्न इन दोनों में कहीं पे भी इसकी कोई सूचना न होने की स्थिति में बहुत बार हम ख्याति की गणना लाभ विभाजन अनुपात या पूंजीकरण विधि से करते हैं। ये हम कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे अभी यही समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें, साथ साथ चलें। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पुराने तथा नए साझेदारों की कुल संयुक्त पूंजी की गणना करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुप्त ख्याति की गणना करने के लिए सबसे पहले नए साझेदार के साथ जितने भी पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी की राशियों को जोड़कर कुल पूंजी की राशि ज्ञात कर ली जाती है। यदि प्रश्न में साझेदारों की पूंजी की राशियां न दी गई हों, केवल संपत्तियां और दायित्वों के विभिन्न मदों के मूल्य समझाए गए हों, तो आपको पता है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। टोटल कैपिटल यानी कि असेट्स एट रीवैल्यूड वैल्यूज़, यानी कि नए जो मूल्य हैं, जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य हैं संपत्तियों के, वो उन पे असेट्स, और जो लाइबिलिटीज़ भी नए उनकी रीवैल्यूड वैल्यूज़ हैं लाइबिलिटीज़ की, उनको घटाते हैं असेट्स की वैल्यूज़ में से, तो जो आता है वो टोटल कैपिटल होती है फर्म की। उसमें क्या करते हैं, नए पार्टनर की फर्म की कैपिटल जोड़ लेते हैं और इस तरह से टोटल कैपिटल हो जाती है। ठीक, अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या जाना कि फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार सहित। दूसरे स्टेप में आपको जो काम करना है वो ये कि नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेनी है। नई फर्म की कुल पूंजी का तात्पर्य यह होता है कि नए साझेदार के आने के बाद साझेदारों ने कितनी पूंजी सोची कि अब रहेगी। तो उसका तरीका ये होता है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नए फर्म की कुल पूंजी निकाली जाती है। मतलब यदि एक साझेदार मान लेते हैं 1/5 हिस्से के लिए 50,000 रुपये लाया, तो नई फर्म की जो पूंजी होगी वो कितनी होगी, नई फर्म की जो कुल पूंजी होगी वो 50,000 गुणे 5/1, क्योंकि 1/5 हिस्से के लिए वो ला रहा है 50,000, तो कुल मिला के एक हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा जो होगा वो 1/5 का 5 गुना होगा, यानी कि ये लगभग 2.5 लाख होगा। लगभग क्या, एग्जैक्टली 2.5 लाख होगा। अब ख्याति का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, नई फर्म की कुल पूंजी आपने स्टेप 2 में निकाली, ठीक है, और जो ऊपर आपने वास्तविक पूंजी निकाल रखी है उसको जब आप सेकेंड स्टेप से निकाली गई नई फर्म की कुल पूंजी से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो अंतर की राशि होती है इसी को हम गुप्त ख्याति बोलते हैं। इसको उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जल्दी से देखते हैं उदाहरण नंबर 2। देखिए, इसमें कहा गया है कि ए और बी साझेदार हैं, पूंजी उनकी 13,000 और 9,000 है। वह सी को 1/15 भाग दे करके साझेदारी में शामिल करते हैं, जिसके लिए वह 8,000 रुपये पूंजी लाता है। ख्याति का लेखा करने के लिए आपको रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है। हम सभी जानते हैं पूंजी की 8,000 लाएगा तो ये एंट्री तो हम कर ही लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पूंजी लाने की एंट्री, ये तो क्लियर है। ख्याति की एंट्री हम कैसे करेंगे, देखिए ख्याति की राशि कितनी है ये भी नहीं पता, ख्याति की राशि वो नकद ला रहा है ऐसी तो कोई सूचना दी नहीं गई है, तो ख्याति की राशि कितनी है ये एक पहली समस्या है जिसका निदान अभी हम करेंगे। और दूसरी समस्या ये है कि जब वो ख्याति की कोई राशि नहीं ला रहा तो उसकी एंट्री कैसे करते थे। याद कीजिए, एंट्री करने में हम नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम करते हैं डेबिट, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको उनके कैपिटल खाते हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं क्रेडिट। ये एंट्री होती है तब जब नया एडमिशन लेने वाला साझेदार फर्म में ख्याति के लिए, अपने हिस्से की ख्याति के लिए एक भी पैसा नकद नहीं लाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये तो एंट्री हो गई, लेकिन अमाउंट कैसे आई ये 2,000। तो हम अमाउंट जानते हैं। उसके लिए पहले अमाउंट तो यह है कि गुडविल में नए साझेदार का जो हिस्सा है 1/15, उसके लिए ये 2,000 है। ठीक है, यानी कि ये नए साझेदार की सी की गुडविल में जो उसके हिस्से की ख्याति है वो 2,000 है, इसको समझ लीजिए। अब बात आती है कि ये 2,000 अगर निकाली है तो हमने कुल ख्याति कैसे निकाली होगी, तो इसे जल्दी से देखते हैं। देखिए, टोटल जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो कितनी है, ये बहुत आसान है।
क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है कि 13,000 और 9,000 ये ए और बी की कैपिटल है, 8,000 के लिए आ रहा है सी। तो कुल मिला के फर्म की कैपिटल वास्तविक कितनी हो गई? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज 30,000। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पे फर्म की, नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 8,000 1/15 के लिए है, इसमें 1/15 शायद छप गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट 1/15, दिस इज़ जस्ट 1/5। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज़ जस्ट 1/5। ओके, तो ये 1/5 है, 1/5 भाग के लिए ये ला रहा है 8,000। देर इज़ अ करेक्शन, कर लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा। तो अभी हम 1/5 के लिए 8,000 ला रहे हैं, तो एक हिस्से के लिए कितनी होगी? 1/5 8,000 है, तो एक कितना होगा? 1/5 का जाहिर सी बात है 5 गुना, तो ये 40,000 हो गई। अब देखिए जो हमने हमने अभी कैपिटल निकाली थी वो कितनी थी? 30,000। ए जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसकी कैपिटल के आधार पे हमारी कैपिटल फर्म की होनी चाहिए 40,000। तो दिस इज़ द डिफरेंस विच इज़ कॉल्ड एज हेड एंड गुडविल। तो गुडविल कितनी होगी? 40,000 माइनस 30,000 यानी 10,000, और इस 10,000 में सी का शेयर कितना होगा? वो 1/5 के लिए आ रहा था, तो 10,000 का 1/5 यानी कि 2,000। इसीलिए ऊपर की जो एंट्री है वो 2,000 से की गई है। सी का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट आपको डेबिट करना है, बेटर होता है कि आप करेंट अकाउंट डेबिट करें। करेंट अकाउंट इज सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, राइट। तो ये गुडविल का एक टॉपिक था जो पूरा होता है कल के वीडियो, और आज की वीडियो को ध्यान से आप बार बार देखें। मुझे लगता है कि गुडविल का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक है वो है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई संपत्ति किसी समय में 2 साल 3 साल पहले किसी प्राइस में ख़रीदी थी, उसकी एक अपनी वैल्यू थी, बट टुडे व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ कमिंग इनटू द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, एंड एट दैट मोमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जो असेट्स हैं उनके करंट प्राइसेस क्या हैं। तो उसी के लिए आप क्या करते हैं? उनका रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा वैल्यूएशन करना, यानी कि पुनर्मूल्यांकन करना, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन हम करते क्यों हैं ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें फर्म की कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं ये पता होने चाहिए, तभी तो हम नए साझेदार के साथ सही सही न्याय कर पाएंगे और हम गुडविल का मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। तो क्यों करते हैं ये तो क्लियर है। और करते क्या हैं? जो उसके नए मूल्य हैं संपत्तियों के या दायित्वों के, दायित्वों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जितना आपने उधार लिया था उसमें से हो सकता है कि सरकार की किसी योजना के अंतर्गत या जो हमारा देनदाता है उसकी इच्छा के अंतर्गत उसने 5% 10% डिस्काउंट दिया, तो हमारे दायित्वों का भी पुनर्मूल्यांकन होता है और संपत्तियों का। इसके लिए हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाया जाता है और हम कभी कभी लाभ हानि समायोजन खाता भी बनाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दोनों एक ही प्रकार के खाते हैं, जैसे कि यहाँ आप अगर आप हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में आवश्यक समायोजन करने के लिए। और लाभ हानि समायोजन खाता भी इसी को कहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा, जबकि ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट फिर भी अभी आपके लिए ये सोचना काफ़ी है। आप चाहे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखें या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखें, दोनों में फॉर्मेट सेम रहेगा और सेम आइटम्स आएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन नए साझेदार के प्रवेश के ठीक पहले करते हैं। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जा सके, इसलिए ये खाता बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है समझिएगा। अगर किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए तो वो फर्म के लिए क्या होगी? एक तरह का गेन होगा ना, इनकम होगी। और आप जानते हैं जितने भी इनकम्स होती हैं वो सब राइट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इंक्रीज इन असेट is a kind of income, is a kind of gain, therefore it is shown in the credit side of revaluation account, increase in assets, ठीक। इसी तरह से अगर लाइबिलिटीज़ घट जाए तो भी तो आपके लिए एक फ़ायदा है। आपके लोन था आपके ऊपर, वो उसमें कमी आ जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ गेन अगेन। सो लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज जो होगी वो भी यहाँ आएगा। तो ये दो आइटम मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला आइटम था इंक्रीज इन एसेट्स एंड देयर इज सेकेंड आइटम विच इज़
डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, ये दोनों आपको क्रेडिट साइड में नज़र आ रहे हैं। फिर आता है डिक्रीज इन रिजर्व्स। आप जानते हैं कि रिजर्व और लाइबिलिटीज़ का दोनों का एक जैसा नेचर होता है। अगर रिजर्व में भी कोई कमी होती है तो वो भी इधर दिखाया जाता है। ठीक है, कमी होती नहीं, कमी की जाती है। ठीक है, रिजर्व में अगर आप कमी करते हैं तो एक तरह से जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जितना ज़्यादा लिख रखा था, मान लिया 2000 का कोई रिजर्व बना रखा था और अभी आपको ज़रूरत है केवल 1500 की, तो 500 वहाँ से रिलीज़ हो गया ना, तो 500 आपको मिल गया एक्स्ट्रा वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो डिक्रीज इन रिजर्व भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसीलिए दिखाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई एसेट ऐसी है जो आपकी अकाउंटिंग बुक्स में पहले से थी ही नहीं, गलती से छूट गई, तो अगर अब आप उसे दिखाएंगे तो वो एक तरह से है तो उसका नाम अनरिकॉर्डेड एसेट, लेकिन वो एक तरह से एसेट में इंक्रीज़ ही तो कर रही है। तो जैसे इंक्रीज इन एसेट दिखाते हैं ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट भी इधर दिखा देंगे। तो ये 4 आइटम्स हैं जिससे फर्म को गेन होते हैं और वो गेन के तौर पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। इन्हीं के अपोजिट आइटम्स हैं जो कि डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फर्म के ऊपर लॉस है। जैसे डिक्रीज इन एसेट्स, आपके पास मान लेते हैं एसेट में फर्नीचर आपको लगता था कि 10,000 का है, जब आपने पुनर्मूल्यांकन किया तो वो निकला 6,000 का, तो आपके लिए 4,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो डिक्रीज इन एसेट काइंड ऑफ लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। इसी तरह से इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी बढ़ जाए, आपने उधार लिया था 10,000 का, पता चला कि 12,000 वापस देने हैं, तो 2,000 का और आपके ऊपर बर्डन हो गया, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। इंक्रीज इन रिजर्व, कोई रिजर्व आपके पास 1,000 रुपये की बनी थी और पता चला कि 1200 का और बनाना है, तो रिजर्व जब 1200 मतलब 1200 का बनेगा तो 200 और बनाना पड़ेगा, तो वो जो 200 होगा वो यहाँ इंक्रीज इन रिजर्व के तौर पे 200 यहाँ दिखा दिया जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो आपको पहले से पता नहीं थी लेकिन आपको अभी उसका मूल्य चुकाना है, तो वह भी आपके लिए क्या है, एक बर्डन है, एक तरह का लॉस है। तो आप देखिए इधर जो आइटम्स हैं ये इधर के आइटम्स एकदम अपोजिट्स हैं उनके। अब अगर इधर के जो आइटम्स आए हैं चारों, इनका टोटल ज़्यादा हो जाए और इधर का कम हो तो एक तरह का ये प्रॉफिट है, और ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। मगर अगर इधर का टोटल ज़्यादा हो जाए तो फिर इधर का टोटल, अगर मान लिया क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉस, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ये रहा आपका इसका फॉर्मेट। और सीधे सीधे एक उदाहरण नंबर 21, राज और बलराज 2:1 में लाभान बांटते हैं। 31 मार्च 15 को उनका बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स हैं इधर, राज और बलराज की कैपिटल्स दी गई हैं, कैश दिया गया है, डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, फर्नीचर हैं, प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ बिल्डिंग है। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्फॉर्मेशंस में ध्यान दीजिएगा। लाभ के 1/3 भाग के लिए राजन आते हैं, 15,000 रुपये की पूंजी देंगे और 6,000 के ख्याति लेंगे। तो सीधे सीधे वो अपने ख्याति का हिस्सा 6,000 रुपये नकद ला रहे हैं। तो नकद लाने की जो एंट्री आपने अभी पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, वो उसका इस्तेमाल करेंगे और वैसे एंट्री करेंगे। स्टॉक, फर्नीचर तथा प्लांट तथा मशीनरी का मूल्य 10% कम किया जाएगा। अब मूल्य असेट्स के हैं और इनमें स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी, ये 3 असेट्स हैं, इनमें 10% की वैल्यू में कमी आ रही है। तो कमी अगर असेट में हो जाए तो कहाँ जाता है, अभी आपने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है ना। तो इन सभी को लिखेंगे टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, और जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम उसका 10% डेबिट साइड में लिखते चले जाएंगे। भवन का जो मूल्य, संदिग्ध ऋणों के लिए पॉइंट नंबर 3, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान बनाइए। तो ये प्रावधान यानी कि रिजर्व या प्रोविजन कह सकते हैं। प्रोविजन रिजर्व का ट्रीटमेंट एक जैसा है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अगर ये बनना है तो ये अपने आप में रिजर्व में इंक्रीज़ है। इसे कहाँ दिखाएंगे, इसे भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। भवन का मूल्य 20% अधिक किया जाएगा। तो भवन का मूल्य 50,000 अगर नज़र आ रहा है तो इसका 20% यानी कि कितना, 10,000 ये अधिक होगा। तो ये इंक्रीज़ का केस है, ये कहाँ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। विनियोजित किए गए 1400 खातों में लिखे जाएंगे। विनियोजित किए गए 1400 खातों में लिखे जाएंगे का मतलब यह है कि 1400 रुपये आपने विनियोग कहीं किए होंगे और वो खातों में लिखने से छूट गए थे, तो अब उन्हें लिखेंगे। तो ये क्या है, ये अनरिकॉर्डेड असेट है।
अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ जाएगी? ये भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी, यानी कि ये जो 6,000 लेके आएंगे राजन, ये पुराने साझेदार निकाल ले जाएंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि उनको मिलता ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसमें हिस्सेदारी है, तो वो उसी रेशियो में निकाल ले जाएंगे। कितने निकालेंगे ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि ख्यात की राशि का आधा या 1/3, तो मानेंगे कि ख्यात की राशि जब निकाल ले जाएंगे यानी पूरी निकाल ले जाएंगे। आपको इसमें जनरल एंट्रीज भी करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते के साथ साथ नई फर्म का चिट्ठा भी बनाना है। जब आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पाएंगे तो उसमें रोजनामचा एंट्रीज अगर होंगी तो बाकी का कुछ नहीं होगा ज़्यादातर, और या तो अगर ये सब होगा तो रोजनामचा एंट्रीज यानी कि जनरल एंट्रीज नहीं कही जाएंगी। अभी आपको इस एग्जाम्पल में चूंकि ये समझना है इसलिए इन्होंने जनरल एंट्रीज भी कही हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी कहा था कि जिन असेट्स का हम करते हैं रिवैल्यूएशन, अगर वो रिवैल्यूएशन में कमी उनमें होती है तो उन असेट्स को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कुछ दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना होगा ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जितनी भी संपत्तियां कम हो रही हैं, संपत्तियां ध्यान रखिएगा कम होने पे क्रेडिट होती हैं और बढ़ने पे डेबिट होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, ये 10% जो भी वैल्यू ऊपर दी गई है उसका निकाल लेंगे। कितना? 10% अगर आप इसे समझना चाहें कि ये 1500, 500 और 3500 कैसे आए, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक 15,000 है, इसका 10% 1500 आएगा, फर्नीचर का 10% 5,000 आएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का 10% 3500 आएगा। तो ये कितना हो गया? 1500, 500 और 3500। अगर आप देखें यही एंट्रीज़ यहाँ पे यही अमाउंट के साथ ये एंट्रीज़ में आया है, तो आप समझ गए होंगे। फॉर लगा के लिखेंगे क्या? फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, जो प्रोविजन बनाएंगे उसके लिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, क्योंकि ये यहाँ पे बढ़ा है, और आप जानते हैं मैंने अभी बोला था कि अगर इंक्रीज़ हो रही हो असेट में तो असेट डेबिट होती है। तो ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 इसलिए क्योंकि 50,000 की बिल्डिंग थी और उसका 20% निकाला गया है, तो ये 10,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड असेट थे, उनको रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है असेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे बढ़ ही रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तब आप पाएंगे कि ये जो डिफरेंस है ये 5,415 है, और 5,415 ये रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट है। इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट के लिए जो एंट्री होती है, प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स में बांटा जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राज एंड बलराज कैपिटल अकाउंट कितना? 3610 और 1805। ये क्यों है? क्योंकि इनका अनुपात क्या है? ओल्ड 2:1। प्रॉफिट इतना हुआ है। ये प्रॉफिट कैसे आया है ये अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से जान लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू राजन, ये नया पार्टनर जो आ रहा है, नया पार्टनर राजन आ रहा है, 15,000 रुपये पूंजी के ला रहा है, 6,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है, क्योंकि कैश में ला रहा है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। तो ये 21,000 आ गए कुल मिला के फर्म में, और ये जो गुडविल की राशि होती है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है वह आने के बाद उसके वो कितना मतलब नए पार्टनर के आने के बाद फर्म का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ना दिया गया हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। मैं पहले भी इस नियम को बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शायद ये पहला ही जो फर्स्ट, कल हमने सेकेंड वीडियो आपको भेजा था और इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें इसका पूरा वर्णन किया गया है। ध्यान से देखिएगा, रेशियो का पहला वाला पार्टनरशिप के एडमिशन में फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि जो मैंने अभी रूल बताया। रूल एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि नए पार्टनर के आने पे अगर नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया गया है सपोज़, तो उसमें से उसका हिस्सा घटाने के बाद जो बचता है उसको पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। सपोज़ वो 2:1 था, तो ऐसे केस में जब और कोई सूचना ना दी गई हो, केवल नए आने वाले पार्टनर का हिस्सा दिया गया हो, तो ऐसे में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। ये मैंने संक्षेप में बताया, आप इसके लिए वीडियो 1 देखें। अब बात यह आई कि
जो गुडविल की धनराशि थी वो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये भी सोचना है कि पार्टनर्स गुडविल निकाल ले जाते हैं तो जितना जितना इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए थे उतना ही ये पैसा जब निकालेंगे तो इन्हें हम देंगे। इसके लिए इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स का नाम कहीं नहीं आता, उनके कैपिटल अकाउंट से ही जब उन्हें हम कुछ देते हैं तो डेबिट करते हैं, अगर उनसे कुछ प्राप्त करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होते हैं। तो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बलराज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 और 2000 6000 कैश का पेमेंट कर देंगे। तो इतनी एंट्रीज होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि असेट अगर बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है तो इधर आता है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड असेट थी वो इधर आया है, ठीक है। और कुल मिला करके ये इधर 10,000 और 1,400 हैं, 11,400 इधर का टोटल हो गया। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कुछ आइटम्स हैं जो डेबिट साइड में आने थे क्योंकि ये सब डिक्रीज़ इन असेट के एग्जाम्पल हैं और ये इंक्रीज़ इन प्रोविजन और रिजर्व का एग्जाम्पल है। अल्टीमेटली ये चारों आइटम्स आने के बाद जो 11,400 इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा था वो आपने इधर उतार लिया और जब बैलेंसिंग करी तो 5,415 ये बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है वो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा ऐसे ना लिख करके यहाँ क्या लिखना चाहिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोलन लगाना चाहिए, फिर लिखना चाहिए राज के 3600, फिर लिखना चाहिए बलराज। और ये 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर आप 2 बार लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये अमाउंट सीधे सीधे बाहर लिखें, लेकिन वो नहीं लिखना है। तो आपको करना क्या है, मैंने जैसे बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोलन लगाइए, फिर नीचे लिखिए राज और बलराज और इनका अलग अलग लिख के बाहर यहाँ 5,415 लिखते हैं। तो ये बना आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जो इनके बैलेंसेस होते हैं सबसे पहले वो उतारते हैं। 30,000 और 20,000 बैलेंस थे, उस समय राजन में कोई बैलेंस नहीं था तो यहाँ डैश लगा देते हैं। रिवैल्यूएशन पे होने वाला जो प्रॉफिट था जो आपने अभी निकाला था 3610 और 1805, ये पार्टनर्स के राज और बलराज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। कैश के तौर पे आ रहे थे 15,000 जो राजन लेके आए थे। प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 2,000 ये बांटे जाएंगे, ठीक है। इधर 4,000 और 2,000 राज और बलराज निकाल रहे हैं तो ये टू कैश एंट्री होगी। और बाकी जो सारे आइटम्स लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप पाएंगे इधर के सारे आइटम्स का टोटल 37,610 है। इधर केवल डेबिट में 4,000 है तो 37,610 में से 4,000 घटाने के बाद राज की कैपिटल में बैलेंस बचेगा 33,610। और इसी तरह से इधर का 23,805, इसमें से 2,000 घटाने के बाद 21,805, इनका 15,000 था, इधर वही 15,000 का बैलेंस बचा। सवाल ये है कि ये इसमें आइटम्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए याद कीजिए आपको 11th में बताया गया था लेजर पोस्टिंग के नियम क्या हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। जैसे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600, 200 और 1805 ये कहाँ से आ गए, तो इसके लिए जो आपको अभी एंट्रीज़ बताई हैं उन एंट्रीज़ पे फोकस कीजिए। आप देखिए ये एंट्री एक की गई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल बलराज कैपिटल। जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है यहाँ पे राज का कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट राज का अगर क्रेडिट हुआ है तो राज के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही तो नियम था ना लेजर पोस्टिंग का। तो आप देखिए 3610 राज के कैपिटल अकाउंट में आए हैं क्रेडिट में, तो हम इसीलिए क्या है जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि हम राज के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में गए। अब चूंकि ये राज का ही नहीं है, ये तीनों का एक साथ बन रहा है, जॉइंट बन रहा है, लेकिन अभी हम केवल राज के कॉलम पर फोकस करें। राज के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, और इसमें हम आए और हमने क्या लिखा, जो जनरल एंट्री में अपोजिट में था रिवैल्यूएशन वो लिखा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और राज के कैपिटल में वही लिख दिया जो अमाउंट नज़र आ रही थी 3610। और ऐसे ही बलराज के खाते में 1805 लिखे, क्योंकि अब बलराज के खाते की लेजर पोस्टिंग करेंगे। बलराज का खाता भी अगर आप देखें जनरल एंट्री में क्या हुआ है, जनरल एंट्री में बलराज का खाता भी आप देखिए क्रेडिट हुआ है 1805 से, और अपोजिट में कौन सा है, रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट साइड में चूंकि ये क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएंगे, अपोजिट में रिवैल्यूएशन था तो वो लिखेंगे और अमाउंट इसकी लिखेंगे बलराज की। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। फिर रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हम सभी लोग जानते हैं कि 1300 इनके पास पहले से थे, जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें 21,000 रुपये ये कुल मिला करके ला रहे हैं कैपिटल, और 15,000 की कैपिटल और 6,000 का गुडविल, ठीक है। मगर 6,000 उसमें से गुडविल के फिर निकल भी रहे हैं, तो हमारे पास
1300 पहले से थे, 21,000 कुल आए जिसमें से 6,000 चले गए। 21,000 में 15,000 कैपिटल के, 6,000 गुडविल के, लेकिन 6,000 फिर चले गए। तो हमें चाहते तो हम यहाँ केवल 15,000 जोड़ लें, लेकिन हमें अकाउंटेंसी में फुल डिस्क्लोज़र का एक सिद्धांत फॉलो करना होता है। कुल पैसा आया कितना 21,000, उसमें से गया कितना 6,000। ठीक, तो 13,000 प्लस 21 माइनस 6, तो 16,300 हमारे पास कैश बचा है। डिटर्स हमारे पास 9,700 थे, लेकिन हमने प्रोविजन बना लिए 485 की, तो अब डिटर्स की वैल्यू कितनी बची 9,215। स्टॉक का नया मूल्य जो होगा वो लिखा जाएगा। आप चाहें तो स्टॉक जितना था उसमें से जो स्टॉक हमने यहाँ पे दिखाया है उतना घटा के बाहर लिखेंगे। दरअसल ये घटा के ही लिखा गया है। स्टॉक कितना था याद कीजिए, 15,000 का था, उसमें से आपने स्टॉक पे कमी कितनी की थी 10% की, तो ये कितना था 1500। 15,000 में से 1500 घटाओगे तो कितना बचेगा 13,500। आप ऐसे घटा के लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में आएगा कि ये 13,500 कहाँ से आया। फर्नीचर जो था वो अगर आपको याद आए, फर्नीचर कितना था, फर्नीचर 5,000 का था और उसका 500 10% बना था, तो यहाँ कितना बचा 4,500। इन्वेस्टमेंट जितने के थे वो पूरे आपको लिखने हैं यहाँ पे 1,400। प्लांट एंड मशीनरी वो आपके थे 35,000, जिसमें से 3,500 घटाने के बाद आएगा कितना 31,500। बिल्डिंग का मूल्य इन्होंने कहा था कि बढ़ेगा, तो 50,000 की बिल्डिंग थी जिसमें 10,000 का इंक्रीज़ हुआ था, तो ये 60,000 आ गया। ये हो गया आपका असेट साइड। इधर क्रेडिटर्स जितने थे उतने हैं 66,000। राज की, बलराज की और राजन की नई कैपिटल जो आपने ऊपर अभी निकाली थी कैपिटल अकाउंट इनके बना के, आप देख सकते हैं यहाँ पे वही रकम आपने यहाँ उतार ली है। और इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट तैयार हो गया। दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, 1,36,415। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ संचित लाभ और हानियाँ होती हैं। संचित लाभ और हानियों के बारे में मैं इतना कहूँगा कि आज की बुक में आप इसे पढ़ें। जितने भी संचित लाभ होते हैं वह सब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। कौन? संचित लाभ। ठीक, और जो संचित हानियाँ होती हैं, संचित हानियाँ जो होती हैं इनको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। बस इतना सा टॉपिक है ये आगे वाला। ठीक है, अगर आप जाने एंट्री के तौर पे तो बता ही देता हूँ। चलिए, जनरल रिजर्व एक तरह का अवितरित लाभ है। रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्रेडिट बैलेंस, इन सबको डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैसे? ओल्ड रेशियो में। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो जाहिर सी बात है उस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्या करा जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी सरप्लस वगैरह है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सरप्लस किस चीज़ का? जो स्पेसिफिक फ़ंड होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड आपने बनाया कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वर्कमैन्स को हमें कंपनसेट करना पड़ता है, तो अचानक से फर्म के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े इसलिए प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम बना लेते हैं, अलग से निकाल के रख लेते हैं, जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड बोलते हैं। मान लिया इसमें 2,00,000 रुपये पहले से जमा है, ठीक, और अचानक से इस साल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें हमें 1,00,000 रुपये देने पड़े कंपनसेशन के, तो हमारे पास 1,00,000 तो हमने दे दिए इसमें से, तो हमारे पास जो 1,00,000 बचा वो सरप्लस है। इस सरप्लस को पार्टनर्स के एडमिशन के समय हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट करेंगे 1,00,000 से, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये 1,00,000 रुपये उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाएंगे। इसी तरह के स्पेसिफिक फंड का एक और एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसे थोड़ा सा जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब होता है हम जब किसी कंपनी के शेयर वगैरह ख़रीदते हैं तो शेयर बाज़ार जो है ना उसमें तो फ्लक्चुएशन होते हैं लगातार, तो अगर शेयर मार्केट में कहीं पे भी हमने शेयर खरीदे हैं और अचानक से उनमें कोई डाउनफॉल हो जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड बनाया जाता है कि अगर कोई सिक्योरिटी मार्केट में अचानक से कोई डाउनफॉल हो जाए और उससे जो लॉसेस हों हम इससे पूरी कर सकें। तो ये ऐसे होगा कि जैसे मान लेते हैं हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड बना रखा है 50,000 का, और कहीं हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे कितने के? मान लेते हैं वो थे 1,00,000 के, और कहा गया कि इन्वेस्टमेंट का जो अब बाज़ार मूल्य होगा वो होगा 70,000। ठीक, 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट में बाज़ार मूल्य बचा 70,000, तो लॉस कितना हो गया? 30,000 का। तो हमारे पास फंड बना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 का, लॉस हो गया है यहाँ 70,000
इसका बाजार मूल्य बचा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का, तो 30,000 का लॉस, तो 20,000 यहाँ पे सरप्लस होगा, क्योंकि 50,000 में से लॉस कितना है, 30,000 का। तो ये 20,000 भी हम पार्टनर्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हैं। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये स्पेसिफिक फंड हैं और इनका सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। उदाहरण नंबर 22 में जो नई बातें बताई हैं उनका ट्रीटमेंट कुछ किया जाएगा। आप इसे समझने की कोशिश करें, मुझे लगता है इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखेंगे, बाकी ये सब कुछ वैसा ही है। तो गर्ल्स, आज के लिए इतना ही आपको करना है कि आप ये एग्जाम्पल जो आगे दिए गए हैं आप इन एग्जाम्पल्स को समझें अच्छे से और इन्हें करें। उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 24, ये दोनों उदाहरणों को आपको न सिर्फ समझना है बल्कि इन्हें अपनी कॉपी पे भी करना है। ठीक है, आज का काम यही है। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उसे आज अभी पूछना है। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी सूचित करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।